हेलो देयर। आज हम लोग यूपी टीजीटी सिविक्स के टेस्ट पेपर पार्ट 9 है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है। ऑप्शंस हैं आपके, राज्य का राज्यपाल या फिर राज्य का मुख्यमंत्री या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो आपको इसमें बताना है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इसमें कौन भाग नहीं लेता है। आप लोग अपने आंसर देते जाइए। इसका सही आंसर होगा राज्य का मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्य का राज्यपाल भाग लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति तीनों भाग लेते हैं, परंतु राज्य का मुख्यमंत्री भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते समय आपको बताते जाएं कि आप अपनी तरफ से भी आंसर देने का कोशिश करिएगा कि आप देखिए फिर आपके स्कोर्स कितने हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व होते हैं, तो 20 में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी हिसाब से आपकी तैयारी भी कैसी है ये भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आप लोग अपने आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बोला गया है। फिर अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण से रिलेटेड है। या फिर अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण 221 में ना होकर के 219 में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय, उसका संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि सब आपको एक जगह दे दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोगों को पढ़ने में या फिर नेक्स्ट इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो करने में इजी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं अनुच्छेद जो 219 है, इसमें शपथ ग्रहण है, ना कि 221 में, जबकि 221 में इनके वेतन के बारे में कहा गया है। शुरू से देखते हैं, अनुच्छेद 214 है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा बोला गया है कि, और अनुच्छेद 215 में बोला गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में भी काम करेंगे। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा संविधान के द्वारा। और 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं बताई गई हैं। जबकि आगे देखते हैं, अनुच्छेद 18 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का भी लागू होना इसमें बताया गया है। जबकि 219 में शपथ ग्रहण है, ये आपका क्वेश्चंस में था। और 220 में है स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद उनके प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, इसको हाईलाइट किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस पर इनके प्रतिबंध हो जाएगा। 221 में है न्यायाधीशों का वेतन, जो कि वहाँ पे दिया था 221 में शपथ ग्रहण गलत था। 221 में वेतन है न्यायाधीशों का। और 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र से रिलेटेड, स्थानांतरण से रिलेटेड। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अगर जो स्थान रिक्त रहते हैं तो। और 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था? ऑप्शंस हैं आपके 38वें संवैधानिक संशोधन, 40वें, 42वें या फिर 62वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर या पूरे देश पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिला था। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। इसका डिटेल है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश अथवा इसके किसी एक भाग पर लागू करने का अधिकार 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी एग्जाम्स के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 40वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा या फिर 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। इसके पहले क्या था शब्द? इसके पहले शब्द था आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को क्यों हटाया गया, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है इसको सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? आपातकाल से रिलेटेड इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, अगर आप लोग उसे भी देख लेंगे तो अच्छा होगा। ऑप्शंस हैं आपके 356 में या फिर अनुच्छेद 352 में या अनुच्छेद 360 में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाने की बात कही गई है। यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19 या फिर 20 या फिर 21 या फिर बी और सी दोनों, यानी कि 20 और 21 दोनों। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों। डिटेल इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 20 जो कि है संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप निरस्त नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शंस हैं आपके ए अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 62 या फिर डी अनुच्छेद 63। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 ऑप्शन डी के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से गलत क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती हैं। यहाँ पे राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के जैसा पूछा है। या फिर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। या फिर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। या निम्न में से कोई कथन असत्य नहीं है, यानी कि सबके सब सही हैं। तो आंसर इसका देखते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती हैं, सही है। सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन ये गलत है।
इसमें क्या गलत है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। यहाँ पे जो 1 साल दिया हुआ है वो गलत है, तो हम लोग का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? ए संसद, या फिर बी उच्चतम न्यायालय, या फिर सी चुनाव आयोग, या फिर डी ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग दोनों। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग और संसद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान के मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा कि भारत का संविधान सरकार ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको गलत आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। बी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सी है भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है। और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित ही नहीं है, बल्कि उसमें शपथ ग्रहण भी है, उनके वेतन और भत्ते और उनके कार्यकाल, ये सब के बारे में है। तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ये गलत है। अक्सर देखा जाता है जहाँ पे केवल शब्द आते हैं इस तरीके से, केवल, बस, यही, तो ये अक्सर गलत होते हैं। आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनुच्छेद 75 से ही रिलेटेड है। ये इसलिए है ताकि आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान ले, थोड़ा कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये है गलत, या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये आपके प्रश्न बने हुए हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। दूसरा है सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, या फिर डी ऑप्शन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा कि सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 75 के बारे में। पहला है अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे, यही आपका गलत है, और यहाँ पे यही बोला गया है अनुच्छेद 75 में। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के व्यू से। फिर चौथा है किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ये भी है इम्पोर्टेंट। फिर 75 में ही बोला गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन, इसमें 75 में बताया गया है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद पर समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, और जब ऐसा निर्धारण नहीं होता है तो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट जो दिए गए हैं उसके अनुसार इनके वेतन और भत्ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं?
अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 18? किसके अंतर्गत ये सारे पद्म रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शंस हैं आपके 25 जनवरी 1971 में, या 21 जनवरी 1972 में, या फिर 26 अप्रैल 1975 में, या फिर 22 अप्रैल 1976 में। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आप इसमें बताइए कि गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच जे कानिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन आपके होंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सी ऑप्शन, एच.जे. कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। इसका सही आंसर होगा, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? ऑप्शन है आपके लोक लेखा समिति, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर महालेखा परीक्षक। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान वित्त आयोग के अनुशंसा पर ही दी जाती है। बी ऑप्शन इसमें से सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको मेरा क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किया है वो सब अच्छा लगे और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।